नमस्कार दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। निफ्टी पिछले 12 दिन से लगातार ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, मतलब कि हमेशा ही पॉजिटिव क्लोज दे रहा है और आज भी इसने वही किया है। बट क्योंकि अब ये 12 दिन से पॉजिटिव मूव दे रहा है, जो कि आई थिंक 2021 के बाद से एक तरफा सबसे बड़ी लंबी तेज़ी हुई है, तो ये एक जेन्युइन सी बात है कि एक करेक्टिव नहीं तो एटलीस्ट एक साइडवेज मूव की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। अब क्योंकि निफ्टी की बजाय बैंक निफ्टी ने अपना नया हाई नहीं बनाया है, निफ्टी अभी भी बैंक निफ्टी नीचे है और उसने जस्ट अपना यहाँ देखिए एक गैप ही फिल किया है। तो ये माना जाना चाहिए कि बैंक निफ्टी जब ये मार्केट वीक होगी तो हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक हो, स्पेशली जो बड़े बैंक्स हैं जैसे एचडीएफसी वगैरह है। तो अब उसके लिए इसको मुझे लगता है कि इसको भुनाने की ये जो थोड़े सा करेक्शन आएगा, मान लो कि 3 दिन 4 दिन जितना भी हो, उसको उसको यूज़ उसका फ़ायदा उठाने का सबसे अच्छा तरीका मुझे लग रहा है कि एक क्रेडिट स्प्रेड्स बनाया जाए, जिसमें कि कॉल्स जो है नज़दीक की कॉल्स हैं, जैसे कि सपोज बैंक निफ्टी में 51 400 500 की कॉल्स हैं और निफ्टी में 25 200 300 400 इनकी कॉल्स को बेचा जाए और उसके सामने एक जो है कॉल्स दूर की कॉल्स जो हैं उनको खरीद लिया जाए। समझिए कि जैसे कि ₹250 की कोई कॉल चल रही हो निफ्टी की, तो सॉरी बैंक निफ्टी की, तो वो खरीदी जाए, ₹400 ₹300 की खरीदी जाए और उसके सामने कोई 90 100 रुपए वाली जो है बेच दी जाए। सॉरी, उल्टा बोल रहा हूँ। जो नज़दीक वाली 250 300 रुपए वाली है उनको उसको बेचा जाए और दूर वाली को खरीद लिया जाए, ताकि आपका हेज बना रहे कि अगर कभी कभी कोई अनहोनी होगी और बड़ा गैप अप हो गया किसी भी वजह से, तो आपका नुकसान जो है वो सीमित रहे। हमेशा ही हेज के साथ ऐसे ही काम करना फ़ायदेमंद रहता है, स्पेशली जब आप सेलिंग की ओर जाते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाने का मुझे लग रहा है कि इंस्टेड ऑफ के आप नेकेड ऑप्शंस बाय करके जाएं या फिर जो नज़दीक की पुट्स खरीद के जाए, उससे अच्छा मुझे मेरा ख्याल है कि इस टाइम बेटर है क्योंकि जो कॉल्स हैं उनको बेच के जाया जाए, उसमें ज़्यादा फ़ायदा होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई ये सिंपल निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी के क्या करना चाहिए। सिंपली यहाँ पे हमें कॉल सेल करनी है और ऊपर वाली कॉल जो है उनको बाय करना है। ठीक है, अगर एक बार अभी देख लें तो यहाँ पे ये ऊपर के रेंज पे आया ही हुआ है, सो गिव और टेक थोड़ा नीचे का ही माहौल बन रहा है। उसकी वजह एक और भी बताता हूँ। ये देखिए सिमिलरली निफ्टी में आज भी बैंक निफ्टी में क्या सॉरी निफ्टी में क्या हुआ, एक गैप अप हुआ और उसके बाद नीचे आके साइडवेज हो गया। अब इसमें देखें कि ऑप्शन चेन में आज पूरा दिन क्या हुआ, ये देखिए। यहाँ पे 1,38,000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं नए जुड़े हैं कॉल साइड पे, 25 300 पे। ठीक है, और 25 200 पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। और उसकी वजह यहाँ पर जो है देखिए, कॉल राइटर जो पुट राइटर है ज़्यादा नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे पुट्स का सपोर्ट ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही निकालना चाहिए कि मार्केट जो है नीचे को जाने को थोड़ी सी तैयार है, क्योंकि सब ऑप्शन राइटर जो है वो उसको भी समझ आ रहा है कि वो मार्केट को निफ्टी को ज़्यादा और ज़्यादा लंबा नहीं खींचा जा सकता है, थोड़ा ओवरबॉट हो गई है, थोड़ा क्या काफ़ी ओवरबॉट हो गई है। ऑप्शन चेन भी हमें यही सजेस्ट कर रहा है कि जो कॉल्स हैं वो ज़्यादा राइट हो रही हैं, यानी कि जो बियर्स हैं उनका थोड़ा सा पलड़ा भारी है, वो ड्यू टू ऑब्वियसली क्योंकि इतनी बड़ी तेजी एक साइड पे हो चुकी है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात भी नहीं है कि क्या हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि कोई करेक्शन आती है अभी भी बाइंग का ही चांस है, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अभी भी हमें 26,000 प्लस के लेवल्स देखने हैं और दिवाली से पहले ही देखने हैं। आप जानते हैं कि मैं बहुत दिन से मैं तो बुलिश हूँ, जब 20,000 के क्रॉस किया था कि भाई मार्केट अब 26,000 जाने को तैयार है। उस टाइम पे खैर कोई और नहीं बोल रहा था, बट ठीक है, वो बात अलग हो गई। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अभी नियर शॉर्ट टर्म लाइक एक हफ्ता 2 हफ्ते, जब तक कि फेड मीट नहीं हो जाती है, तब तक साइडवेज टू लोअर साइड पे ही मार्केट रहने के आसार बन रहे हैं। सिंपल सा फंडा है, क्योंकि बहुत तेज़ी हो चुकी है, लगातार 12 13 दिन की तेज़ी हो चुकी है और इसमें कुछ भी नहीं है। कोई और कुछ कहे तो पता नहीं भाई।
तो ये तो हो गई शॉर्ट टर्म की बात। अभी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं कि ये क्या हो क्या रहा है मार्केट में, कि अभी टॉप कहाँ पे बनेगा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि टॉप 26,000 प्लस पे बनेगा, हो सकता है 27,000 पे भी चला जाए। निफ्टी के चार्ट आपको क्लियरली दिखाई रहा है कि बहुत बड़ी हम लोग बुल रन में है। चाहे आप निफ्टी देख लें, चाहे निफ्टी मिड कैप देख लें, आप स्मॉल कैप्स देख लें, सबका एक ही ऐसे निफ्टी आईटी देख लें, सब एक तरफा तेजी में ही चल रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो बट कब तक चलेगा? अब इसमें दो तीन पॉइंट्स हैं जो हमें समझने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी में क्या आ रहा है? फेड के रेट आप सब जानते ही हैं, आजकल के फेड रेट कट करने वाला है। और फेड रेट कब कट करता है? यूजुअली जब रिसेशन आने के चांसेस होते हैं। तो इसमें दो चीज़ें फेड के डेटा, अब यूएस का कोई भी डेटा हो, उसमें दो या तीन चीज़ें थोड़ा फोकस करें और उनको अपना न्यूज़ के लिए जो भी आप वॉच करते हैं उनको ध्यान रखें। फर्स्ट है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा अगर बढ़ रहा है तो वो ये सजेस्ट करेगा कि रिसेशन आ रही है। अगर फेड का यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेटा डेटा जो है वो इंक्रीज हो रहा है, अभी जैसे आई थिंक इस बार 4% के आसपास आया था। अगर वो रेट इंक्रीज हो रहा है तो फेड रेट काटे या ना काटे, हमें अपने पोर्टफोलियो की पोजीशंस तो काटनी ही चाहिए, सिंपल एज दैट। अगर आपका यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो बढ़ रहा है तो फेड रेट काटेगा, कोई मतलब नहीं होगा उससे। इट विल मीन कि भाई हम लोग रिसेशन में, यूएस मार्केट में रिसेशन में, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है। तो अब यूएस का जो फेड रेट है वो 4% हो या 3.5% हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये हो गया कि यूएस का फेड रेट क्या है, फेड रेट के बाद यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप ध्यान रखिए, हर मंथ इसका डेटा आता है, आप उस पर नज़र रखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपने को पहले ही सजेस्ट कर दे, बता देगा, महीना 2 महीने पहले ही बता देगा कि अभी मार्केट यहाँ से करेक्ट होने वाला है। सिंपल। ठीक है। उसके बाद से क्योंकि अब एक बात और, अभी देखिए यूएस में इन्फ्लेशन हमें पता है कि टेम्ड आने वाली है। ठीक है, क्योंकि पिछली बार से अभी अभी भी बेस इफेक्ट आना शुरू नहीं हुआ है। जो बेस इफेक्ट इन्फ्लेशन में होगा वो मेरे ख्याल से दिसंबर के बाद आना शुरू होगा। तो अभी भी 2-3 महीने लोअर इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन के ही आने वाले हैं। तो उसको, उस डेटा को ध्यान में रख के कोई मतलब ही नहीं है अभी। तो अभी जो फोकस इस डेटा में होना चाहिए वो होना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। ठीक है। ये तो हो गई ग्लोबल इकोनॉमी की बात। अभी बात करते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव में। हम सब कहते हैं कि भाई अभी हमारी मार्केट स्ट्रांग है क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रांग है, वो सब चीज़ें ठीक हैं। बट अपने को ध्यान किस चीज़ पे देना है हमें? अब अगर हम लोग पूरा इंडिया का जो पिछले 8 7 8 साल का जो बुल रन है, जो 2012 15 14 15 में ही शुरू हुआ था मोदी जी के आने से पहले, तो उसमें जो दो सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग फैक्टर रहे हैं, पहला फिनेंशियलाइजेशन और दूसरा फॉर्मलाइजेशन। फिनेंशियलाइजेशन से मेरा मतलब है कि म्यूचुअल फंड आ गए, इकॉन आईपीओज आ गए, नए नए, हमारी जो मार्केट है वो बड़ी होती जा रही है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, वीकली एक्सपायरीज आ गई हैं, है ना। बीएसई ने अपना, सेंसेक्स ने अपना एक्सपायरी लेके आए हैं। तो ये अपना डेप्थ बढ़ाता है, तो इसको कहते हैं फॉर्मूला फाइनेंशियलाइजेशन आपकी इकोनॉमी का हो रहा है। ठीक है ना। जब ये आई थिंक 10 करोड़ के आसपास अभी म्यूचुअल फंड आपके फोलियो नंबर हो गए हैं, और जो भी ऐसा डेटा है उसको फाइनेंशियलाइजेशन में लेकर कर बात करेंगे। तो ये सब फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा था, एक ट्रेंड ये चल रहा है। दूसरा ट्रेंड है फॉर्मलाइजेशन का। उसमें क्या रहा? उसमें डिमोनेटाइजेशन आ गई, उसमें जीएसटी आ गया। ठीक है ना। और भी बहुत सारे जो भी गवर्नमेंट रिफॉर्म कह सकते हैं जिसको ना, वो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स आ गए, जिसमें जीएसटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी दोनों की एक सीमा है। हमें पता है कि भाई हमारे कंट्री की जो जो एक पॉपुलेशन है वो 100 समझो 140 करोड़ है। तो इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज आई थिंक 30 करोड़ के आसपास फैमिलीज होंगी। ठीक है ना, क्योंकि 140 करोड़ है तो 30 करोड़ फैमिलीज हैं। अगर 30 करोड़ फैमिलीज हैं, उनमें से
हम जानते हैं कि जो मैक्सिमम जो आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो जो है वो पॉवर्टी लाइन या जस्ट उसके ऊपर ही है, जिसको हम लोअर मिडिल क्लास कहते हैं। ठीक है। तो अब ऐसे लोग समझ लो कि 15 करोड़ है इंडिया में, 15 करोड़ फैमिली जो हैं वो गांवों में हैं और ऐसी जगह पे है। तो बचे यानी कि टोटल कितनी फैमिली, 15 करोड़। 15 करोड़ फैमिलीज में से जो 10 करोड़ हैं उसमें सपोज करो कि 10 करोड़ में से ओवरलैप कर करके 2 करोड़ ऐसे समझ लो कट गए, तो बचे 8 करोड़। तो 8 करोड़ फैमिलीज का आपने ऑलरेडी फिनेंशियलाइजेशन कर दिया है। ठीक है। और अब वो जो बाकी बचे हैं, जो मतलब कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट टूट चुका है, तो उसके ऊपर जितना फ्रूट बचेगा उसको उसको लेने के लिए, यानी कि उन लोगों से पैसा निकलवाना जो अभी तक भी इतनी बड़ी तेजी के बाद भी नहीं आए हैं, वो मुश्किल काम होगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें देखना क्या है, हमें देखना ये है इसमें कि म्यूचुअल फंड जो फोलियो इंक्लूजन है उसका रेट क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी 10 करोड़ है, 12 करोड़ है, नहीं। जो रेट ऑफ इंक्लूजन है कि आज पिछले जो मान लो कि जून में 8 करोड़ थे, जुलाई में 8.5 करोड़ हो गए, अगस्त में 9 करोड़ हो गए। इस तरह से जो रेट चल रही है, रेट ऑफ चेंज जो है इसमें वो इम्पोर्टेंट है। अगर ये म्यूचुअल फंड का रेट ऑफ चेंज डिक्रीज होना शुरू हो गया, जो होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि सब लोग जो हैं वो लो हैंगिंग फ्रूट तो ऑलरेडी मार्केट में है, जिसको आना था वो भी आ चुका है। अब बस वही लोग हैं जो आना चाहते ही नहीं हैं, बस वही लोग हैं जो अब नहीं है मार्केट में, ये समझ लो इस तरीके से। तो तो इस जो रेट ऑफ चेंज ऑफ म्यूचुअल फंड इंक्लूजन है नए फोलियोज का, नए डीमैट अकाउंट्स का, वो जैसे जैसे कम, अगर रेट ऑफ चेंज कम हो गया तो समझिए कि फिर टॉप बन रहा है। और ये हो गया फिनेंशियलाइजेशन का पहला पॉइंट जो था। दूसरा हमारा फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन का एक डेटा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है ये जीएसटी डेटा। जीएसटी डेटा ग्रोथ स्लोज टू 6.5%। अगर ये अगस्त के डेटा है, अगर ग्रोथ जो है, ग्रोथ हो रहा है, नो डाउट, नो डाउट, इसमें ग्रोथ नहीं किया, ग्रोथ होता ही रहेगा। बट ग्रोथ रेट अगर स्लो हुआ, मान लो कि अगले नेक्स्ट मंथ सितंबर में 3% आया या 5% आया, उसके अगली बार 2.5% आया, और उसके बाद 2% पे कांस्टेंट हो गया, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा कि जीएसटी का जो फॉर्मलाइजेशन है इकोनॉमी का, वो भी अपने जो लिमिट्स हैं उसकी तरफ पहुंचता जा रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो मार्केट है वो इन सब ट्रेंड्स को देखती है। हम देखते हैं कि भाई नहीं, 2% तो बढ़ रहा है, पिछली बार 1.5 लाख करोड़ आए थे, इस बार 1.55 लाख करोड़ आया, उसके बाद 1.57 लाख करोड़ आएगा। नहीं, बट जो रेट ऑफ चेंज है मार्केट जस्ट उसी को ही देखती है। जहां रेट ऑफ चेंज हाई होगा मार्केट उधर जाएगी। अगर ग्रोथ रेट कम हो रही है, उसका रेट ऑफ चेंज कम है, तो मार्केट भी टॉप आउट हो जाएगी। ये बात आप हमेशा ही समझ के रखिए। ठीक है। तो अपने को इसलिए तीन आई जो डेटा है उन पे फोकस करना है, बेसिकली एकदम बेसिक डेटास। पहला जीएसटी डेटा जो आपके सामने ही है स्क्रीन के ऊपर, उसका ग्रोथ रेट क्या है। जीएसटी कलेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है हमें। जीएसटी कलेक्शन जो था वो पास्ट में था, वो हो चुका। हमें मतलब है ग्रोथ से, ग्रोथ से भी नहीं मतलब है, हमें मतलब है ग्रोथ रेट से। रेट ऑफ चेंज क्या है, जब अगर रेट ऑफ चेंज कम होएगी मार्केट डेफिनेटली टॉप आउट। म्यूचुअल फंड में अगर नए फोलियोज का जो रेट है वो कम होगा तो मार्केट विल डेफिनेटली टॉप आउट। ठीक है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखना है यूएस का, बस यही तीन चार डेटा देखेंगे। उसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रूड हो गया, ये सब चीज़ें, अब कॉपर हो गया, ये सब चीज़ें सेकेंडरी उसके डेरिवेटिव्स हैं। पर मेन जो तीन इस टाइम पे टॉप पकड़ने के लिए यही डेटा को ध्यान में रखना है। और मैं तो यही समझता हूँ कि अभी क्योंकि हम लोग 26,000 ऑलरेडी ऑलमोस्ट क्रॉस कर गए हैं, तो अभी नया पैसा डालने का कोई पर्पज़ ही नहीं है। क्यों? सिंपल है कि मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट 28% चली गई, 28,000 चली गई, ठीक है ना, मान लो 29,000 ही चली गई, 29,000 यहाँ से सिर्फ 10% ही दूर है। तो यानी कि आप जो है, आपने मान लो कि 10 लाख रुपया डाला है इंडेक्स में सपोज, तो आप अगर 29,000 भी चली गई तब भी आप 1 लाख रुपया ही कमा पाएंगे। समझ रहे हो इस बात को?
तो इसके लिए अभी थोड़ा-सा सतर्क रहना चाहिए, और सतर्क तो क्या, मैं तो कहता हूँ कि धीरे-धीरे जैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बना के रखा है, वैसे ही सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान भी बनाएँ और उसको शुरू कर दें यूज़ करना, ठीक है? सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान क्या है कि हर रोज़, हर हफ्ते कुछ पैसे निकालते रहें, अपने बैंक में डालते रहें, क्योंकि पैसा वही अपना है जो आपके बैंक के अकाउंट में है। बाकी सब स्क्रीन पे नंबर्स हैं, ठीक है? और ठीक है, ये लॉन्ग टर्म की बात होगी, इसमें थोड़ी और बात करेंगे जब वीकेंड पे वीडियो बनाऊँगा। बट मुझे लगा कि क्योंकि हम लोग, मुझे लग रहा है कि टॉप के थोड़ा नज़दीक पहुँच रहे हैं जिस हिसाब से मार्केट जो है दिखा रही है, तो मुझे लगा कि एक बार फटाफट से वीडियो बना के डालना ये ज़रूरी है। तो 3-4 पॉइंट्स हो गए। फेड रेट पता है हमें कट करेगा सितंबर में, इसलिए उसकी तो बात करनी ही फिजूल है। वो 0.25% कट करेगा, तो मेनली बात देखने वाली है वो यूएस एम्प्लॉयमेंट डेटा, अपना जीएसटी डेटा, और अपना म्यूचुअल फंड का डेटा ग्रोथ रेट। बस ये तीन चीज़ें देखनी है। उसके बाद निफ्टी का हमने हमने बात कर ही ली है, बैंक निफ्टी बात कर ही ली है। हम लोग बात करेंगे अभी नेक्स्ट, जब मुझे, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा मैक्सिमम रेगुलरली वीडियोस बनाने की, और आपके पास नया नया कंटेंट शेयर करने की, अपने थॉट्स शेयर करने की। और कल के लिए और अभी नेक्स्ट आने वाले 3-4 दिन के लिए ये जो ट्रेड हमने बात की है उसी को ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है? धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।